कभी देखा है काले बादलों का झुंड सूरज की रोशनी को कैसे ढक लेता है, परंतु अधिक देर तक ऐसा नहीं हो पाता। ध्यान बिना हटाए एकटक निहारती रहती थी उस दृश्य को मैं। धीरे धीरे कुछ बादल फटने लगते थे, जिनमें से किरणों का प्रकाश दृष्टिगोचर होने लगता था और कुछ क्षणों में ही वह प्रकाश पूरे नभमंडल में फैल जाता था। मेरे होठों पर मुस्कान भी फैल जाती थी साथ ही साथ ये दृश्य देखकर। पर इस प्रयास में मेरी आंखों में आंसू भर जाते थे, पनीली हो जाती थी आंखें। एक टक बिना पलक झपकाए आंखें मिलाना आसान तो नहीं ना। मैं अहिल्या, प्रकृति प्रेमी, बाल्यावस्था से ही बहुत पसंद था मुझे प्रकृति के साथ एकांत में समय बिताना। फागुनी मौसम में सरसों के वृक्ष को निहारते रहना, वही बरामदे में रखे सिंगल सीटर सोफे पर बैठकर। वो स्थान मेरे पढ़ने का हुआ करता था। परीक्षाओं से पूर्व ही तैयारी करने के लिए मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ा करती थी। वहीं उस सोफे पर बैठकर बार बार आंखें उसी सरसों के पेड़ पर टिक जाया करती थी, जिन पर पीले पीले सुंदर सरसों के पुष्प खिले होते थे। पूरी सड़क उन छोटे छोटे फूलों से भर जाती थी, जैसे कोई पीला कालीन बिछाया हो वसंत के आगमन में प्रकृति ने धरती पर। मुझे ये सब देखना बहुत भाता था। पढ़ते पढ़ते जब थकान का अनुभव होता था तो उसे निहारना नैनों को चैन और आनंद की अनुभूति देता था, जो मुझ में नई ऊर्जा का संचार करता था। फिर मैं पढ़ने में जुट जाती थी। संयुक्त परिवार में पली बढ़ी थी मैं, जानती थी कि एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज कर रिश्तों की सुंदर माला को कैसे तरोताजा, महकती हुई और सुरक्षित रखा जा सकता है। करीबन करीबन सभी का प्यार दुलार पाया मैंने। दादी की गोद में बैठकर उनकी छुट्टियां से खेलना मुझे बहुत भाता था। कभी उनके सर से पल्लू खींच लेती तो कभी उनकी चुटियों का रबर बैंड खोल देती थी। कितना तंग करती थी उनको, मगर वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उनकी मुस्कान भी बहुत ही स्पेशल थी। हाँ, सचमुच। 2 गुलाबी पंखुड़ियों के बीच उनके 4 लंबे दांत। जब वो मुस्कुराती तो बाहर निकल आते अपनी खुशी का सर्टिफिकेट देते हुए। कितनी मासूम मुस्कान होती थी उनके होठों पर। मेरे दादाजी, जो मुझे प्यार से स्वर्ज्ञानी पोती कहकर बुलाते थे, उनकी एक छोटी सी अलमारी हुआ करती थी, जिसमें मीठे सौंफ का डब्बा रखते थे। वे मुझे प्यार से बुलाते, आए मेरी स्वर्ज्ञानी पोती। मैं झट से उचक कर दादाजी की गोद में बैठ जाती थी। फिर वो मुझे अलमारी से सौंफ निकाल कर मेरी नन्ही मुट्ठी में भर देते, तो मैं दूसरा हाथ भी बड़ी मासूमियत से आगे बढ़ा देती। ये देखकर वे ठहाका लगाकर हंस पड़ते थे और मेरी दूसरी मुट्ठी में भी सौंफ भर देते थे। मैं बहुत खुश हो जाती थी, जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया हो। दादाजी का एक पैर किसी दुर्घटना में छत विक्षत हो गया। वे बैसाखियों के सहारे चलते थे। उस वक्त जयपुर फुट का आविष्कार नहीं हुआ था, परंतु अपना सारा कार्य स्वयं ही करते थे। सुबह 5 बजे कबूतरों को दाना डालने जब छत पर जाते थे तो मैं उनके साथ जाती थी कबूतरों को दाना खिलाने, और ये क्रम उनके जाने के बाद भी चलता रहा। इसलिए मुझे भी वही आदत है पक्षियों को दाना खिलाने की। ये सब कुछ आप एक संयुक्त परिवार में रहकर अपने आप सीख जाते हैं। इसके पीछे का लॉजिक आपको बाद में पता चलता है, लेकिन आप जो देखते हैं वही सीखते हैं। मुझे ये भी लगता था कि बड़े उम्र के लोगों को कोई दुख या परेशानी कुछ होता ही नहीं है। मुश्किल या परेशानी नहीं होती है, सारे झंझट हम बच्चों के ही हिस्से में है। सुबह जल्दी उठो, पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, अध्यापिका की डांट भी खाओ और होमवर्क भी करो। चुपचाप कक्षा में मौन धारण करके बैठ जाओ, जैसे कोई सजा मिली हो। बहुत बुरा लगता था मुझे। उस वक्त मुझे माँ और दादी का जीवन बहुत सरल लगता था। मुझे लगता था कि बड़े हो जाने के कितने फायदे हैं। ना पढ़ना पड़ता है, ना जल्दी उठना पड़ता है, ना स्कूल जाना पड़ता है, ना वो भारी भरकम स्कूल का बस्ता ढोना पड़ता है। उस वक्त एल्युमिनियम के बस्ते चलते थे। स्कूल कॉपी किताब ले जाने के लिए जो पकड़कर चलना बहुत भारी मालूम होता था। बाद में स्कूल बैग आए तो ये बोझ थोड़ा हाथों से हटकर कंधों पर आ गया।
मैं बचपन से ही थोड़ी नाजुक थी और नाजों से पली थी, पर जिस कार्य को करने की ठान लेती थी उसे पूरा करके ही दम लेती थी, जो मेरी दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति को दर्शाता है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि बड़ों का जीवन कितना आनंददायक होता है। जब चाहे तब दिल जो मन करता वो कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। तब नहीं जानती थी कि औरतों का जीवन कितना बंधनों और जिम्मेदारियों से भरा होता है। मित्रों, एक भारतीय समाज के हिंदू परिवार में उनके अनगिनत कर्तव्य होते हैं, हर रिश्ते के प्रति जो उन्हें मुस्कुराकर निभाना होता है, क्योंकि समाज तब भी पुरुष प्रधान था और आज भी। हाँ, समय के साथ कुछ परिवर्तन बदलाव अवश्य आते रहे हैं, परंतु अब भी महिलाएं समाज के रूढ़िवादी बंधनों कुरीतियों से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो पाई हैं। सबसे बड़ा बदलाव प्रधानों में देखने को मिलता है। एक राजस्थानी लड़की, लहंगा चोली से जींस पैंट टॉप तक का सफर। पर बात सोच में बदलाव लाने की है। परिधान कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस वो पहनने में आरामदायक हो। ये मेरी सोच रही बचपन से ही। वैसे मेरी माँ ने हम बहनों को ये स्वतंत्रता हमेशा दी। मुझे याद है कि मैंने विवाह से पूर्व बस 1 या 2 बार सलवार सूट पहना होगा, वह भी इसलिए कि कभी पहना नहीं था तो मुझे शौक था कि पहनूं। हमेशा से मिनी फ्रॉक, मिनी स्कर्ट, जीन्स, लेगिंग, बलून स्कर्ट, सस्पेंडर उस जमाने में हमने पहने, और बॉयज टिप कट बाल। उस जमाने में ये सब मॉडर्न होना माना जाता था, जो मेरी माता जी की स्वतंत्र और आधुनिक सोच का परिचायक है। घर वाले यानी मेरे चचेरे भाई इन सब का विरोध करते थे और बातें भी बनाते थे, परंतु मेरी माँ ने कभी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरी माता जी उस जमाने के हिसाब से विचारों और व्यवहार से बहुत आधुनिक, मगर अपने रीति रिवाज और संस्कारों को साथ रखकर चलने वाली महिला रही। वे हमें विद्यालय में होने वाली प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती थी। मैं हमेशा अपने अंदाज में ही बोलती थी, हम जाएगा, हम खाएगा, हम उससे बात नहीं करेगा, लड़कों की तरह बिल्कुल हिंदी में ही बात करती थी। चूंकि हमारे घर में ज्यादातर सब मारवाड़ी भाषा का ही प्रयोग करते थे वार्तालाप के लिए। खैर, हमेशा प्रेरित किया हमें हमारी माँ ने, परंतु कुछ बातों में वो स्वयं सहते सहते रिजिड हो गई थी। बेटी की माँ जो थी, वो भी 3 बेटियों की माँ। मेरे चचेरे भाई लोग मेरी माँ से, पिताजी से कहते थे कि चाचा, आपने इस छोटी को हिंदी में बात कर करके बिगाड़ दिया है। इतनी स्वतंत्रता देकर अच्छा नहीं किया आपने। हम तीनों ही बहनों का रंग गेहुआ है, पर नैन नक्श बिल्कुल तीखे अपनी माँ पर वो लोग कहते थे मेरे पिताजी को कि आपको तो चप्पलें घिसनी होंगी चाचा बेटियों के ब्याह के लिए। मुझे उनकी ऐसी दकियानुसी सोच पर बहुत क्रोध आता था। पिताजी कुछ कहते नहीं थे, जैसे ध्यान ही न दिया हो, और माँ भी चुपचाप रह जाती थी। तो मैं कहती थी उनसे कि आप जवाब क्यों नहीं देती माँ। उत्तर में वह हंसकर कहती थी कि उन्हें समय जवाब देगा बेटा। मैं बहुत छोटी थी इन सब बातों का अर्थ समझने के लिए, परंतु जब मेरे विवाह में मेरे चचेरे भाई आए थे तो पिताजी से कह रहे थे कि आप तो बहुत भाग्यशाली हो चाचा, पिछले जन्म में कोई मोती दान किए होंगे आपने, जो तीनों जवाई एक से बढ़कर एक मिले हैं आपको, धनवान, गुणवान और सुंदर भी। वैसे हमारी बहनें भी कुछ कम नहीं है जवाइयों से। अब छोटी के धनी को ही देख लो, आपके तीनों जवाइयों में सबसे सुंदर है चाचा। ऊपर से इतना ऊंचा घराना, बिहार के फर्टिलाइजर किंग, नाम, रुतबा, अपना मकान। छोटी के तो भाग्य ही खुल गए चाचा। मैं ये सब कुछ दुल्हन बनी बैठी सुन रही थी और सोच रही थी कि माँ ठीक ही कहती हैं कि वक्त जवाब देता है। अब इसके आगे की कहानी सुनेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।